नमस्कार। हर घर की अपनी एक कहानी होती है ना? लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दीवारों में हमेशा के लिए गूंजती रहती हैं। आज हम एक ऐसे ही घर की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। शर्मा हाउस की गूंज। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत अजीब सी बात से होती है। कहा जाता था कि वो घर सुनता था। सोचिए जरा, एक ऐसा घर जो सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं, बल्कि अपने अंदर ना जाने कितने ही राज दबाए हुए था। आखिर क्या मतलब था इस बात का? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस घर के माहौल को समझना होगा। एक ऐसा माहौल जहां अनुशासन और दुख एक साथ पल रहे थे, और जहां बस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो शर्मा परिवार एक बहुत ही अनुशासित और दुनिया से कह सकते हैं कटा हुआ जीवन जी रहा था। उनकी दुकान रोज सुबह ठीक समय पर खुलती और रात होते ही वो अपने घर की चार दीवारी में जैसे कैद हो जाते थे। बाहर से दिखने पर तो सब कुछ एकदम सामान्य लगता था, पर उन दीवारों के अंदर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बस रही थी। कहते हैं ना, हर बड़ी त्रासदी की जड़ में अक्सर एक छोटा पुराना घाव होता है। इस परिवार के लिए वो घाव था सालों पहले हुए पिता का अचानक चले जाना। इस एक घटना ने एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया, एक ऐसी भावनात्मक दरार बना दी जिसने आने वाले अंधेरे के लिए दरवाजा खोल दिया था। पिता के जाने के बाद घर में शक्ति का जो संतुलन था वो धीरे धीरे बदलने लगा। वो जो खाली जगह थी उसे भरने के लिए एक नई अनदेखी ताकत ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, और इसका सबसे गहरा असर पड़ा बड़े बेटे राघव पर। वो जैसे पूरी तरह से बदल गया था। उसकी आवाज, उसके शब्द, सब कुछ ऐसा लगता था जैसे वो अब सिर्फ एक माध्यम है और उसके जरिए कोई और बात कर रहा है। ये बदलाव ही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ था। राघव अक्सर छत की तरफ देख के कहता था, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। ये वो कौन थे ये कभी साफ नहीं हुआ, पर राघव के इस अटूट विश्वास ने घर में एक ऐसी अनदेखी सत्ता बना दी जो परिवार के हर फैसले को कंट्रोल करने लगी थी। और यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि परिवार ने बिना कोई सवाल किए इस बदलाव को मान लिया। शायद वो घर की एक नाजुक सी शांति को बनाए रखना चाहते थे, या शायद उनमें अब सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं बची थी। और यही खामोशी आने वाले खतरे का सबसे बड़ा संकेत थी। अब वो समय आया जब ये जो एक अस्पष्ट सा विश्वास था वो धीरे धीरे सख्त नियमों में बदलने लगा। और ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये असल में परिवार की जिंदगी पर कब्जा करने का एक जरिया थे। नियम छोटे छोटे थे, लेकिन उनका असर बहुत गहरा था। एक साथ खाना है, एक ही समय पर सोना है, यहां तक कि प्रार्थना कैसे करनी है, इसके लिए भी खास निर्देश थे। धीरे धीरे परिवार की हर छोटी बड़ी गतिविधि को कंट्रोल किया जाने लगा। और सबसे अजीब नियम था आंखें ढकने का। घर के अंदर का मनोविज्ञान अब बहुत ही जटिल हो चुका था। जो छोटे बच्चे थे उन्हें जो महसूस हो रहा था वो असल में डर था, लेकिन उसे भक्ति का नाम दे दिया गया। और जो बड़े थे उनके मन में जो शक उठ रहा था उसे उन्होंने अपनी कमजोरी मान लिया। मतलब हर किसी ने अपनी असली भावनाओं को एक नया नाम दे दिया ताकि उस नई अजीब सच्चाई में सब कुछ ठीक ठाक लगे। और जब भावनाओं को इस तरह दबाया गया तो तर्क की जगह अब लिखे हुए शब्दों ने ले ली। राघव अब सिर्फ बोल नहीं रहा था, वो बाकायदा उन निर्देशों को कागज पर उतार रहा था जो उसके हिसाब से किसी ऐसी दुनिया से आ रहे थे जहां कोई दुख नहीं था। इन लिखे हुए निर्देशों ने उसके कंट्रोल को और भी मजबूत कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हो कैसे सकता है? कैसे एक पूरा परिवार अपनी सोचने समझने की शक्ति खोकर सिर्फ एक इंसान के विश्वास के सहारे चलने लगा? आइए इसके पीछे के मनोविज्ञान को थोड़ा समझते हैं। ये एक लाइन शायद इस पूरी त्रासदी का सार है। कभी कभी मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने से कहीं ज्यादा आसान होता है किसी पर आंख बंद करके विश्वास कर लेना। और शर्मा परिवार ने शायद यही आसान रास्ता चुन लिया था। मनोविज्ञानी इसे शेयर्ड साइकोसिस या साझा मनोविकृति कहते हैं। ये तब होता है जब एक बंद समूह जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट जाता है, उसमें एक इंसान के मजबूत विश्वास या वहम दूसरों पर भी हावी हो जाते हैं। शर्मा परिवार का अकेलापन, उनका दुख और राघव का बढ़ता प्रभाव, इन सब ने मिलकर एक ऐसी ही स्थिति बना दी थी। और फिर वो आखिरी रात आई। कहते हैं उस रात बारिश की बूंदें खिड़कियों पर ऐसे दस्तक दे रही थी जैसे कोई आने वाले खतरे से आगाह कर रहा हो। और तभी राघव ने वो घोषणा की
जिसने सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस कहानी का ये सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। उस आखिरी काम की तैयारी किसी डरावने मंजर की तरह नहीं, बल्कि एक शांत और व्यवस्थित रस्म की तरह की गई। हर चीज अपनी जगह पर थी, खासकर आंखों पर बंधी पट्टियां, ताकि आखिरी पल में कोई भी एक दूसरे की झिझक न देख पाए और किसी का इरादा न डगमगाए। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां घर की खामोशी टूटती है और दुनिया को उस अनदेखी त्रासदी का पता चलता है जो उन दीवारों के पीछे घट चुकी थी। अगली सुबह जब शर्मा जी की दुकान वक्त पर नहीं खुली तो पड़ोसियों को शक हुआ। एक पड़ोसी ने हिम्मत करके दरवाजा जरा सा धकेला और अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। उस घर का अनुशासन अब एक भयानक खामोशी में बदल चुका था। इस घटना के बाद इसे समझने के लिए कई अलग अलग नजरिए सामने आए। जांचकर्ताओं के लिए ये अंधे विश्वास का नतीजा था। मनोवैज्ञानिकों ने इसे शाजा पागलपन या शेयर्ड साइकोसिस का एक क्लासिक केस बताया, और बाकी शहर के लिए ये सिर्फ एक अनसुलझा भयानक खौफ बनकर रह गया। तो आखिर ये था क्या? क्या ये अटूट विश्वास था जो गलत रास्ते पर चला गया, या ये एक मानसिक बीमारी थी जिसने पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया, या ये सिर्फ एक खौफनाक घटना थी जिसे शायद कभी समझा ही नहीं जा सकता? ये सवाल आज भी वहीं का वहीं है। परिवार चला गया, लेकिन वो घर आज भी वहीं है, खाली, स्थिर और शायद आज भी सुनता हुआ। और कहानी खत्म होती है इस एक आखिरी परेशान करने वाले ख्याल के साथ। क्या वो घर आज भी उस रात को, उस परिवार को याद करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उन्हीं दीवारों के पीछे दफन रहेगा।